हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकरण 28 कवर करेंगे। इसके पहले का सारे एपिसोड मेरे चैनल पर अपलोडेड है। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देखिए। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकरण 28। फूट का काला मुँह। फूट गए हीरा की बिकानी कनी हाट हाट, कहूँ घाट मोल कहूँ बोड़ मोल को लियो। टूट गई लंका कयो मिथ्यो, जो विभीषण है रावण समेत वंश आसमान को गयो। काहे कवि कंग दुर्योधन सो छत्रधारी, तनक के फूटेते गुमान वको ने गयो। फूटते नंद उठ जात बाजी चौपर की, आपस में फूटे कहूँ कौन को भलो भयो। गंग। थोड़ी देर पीछे मुंशी चुन्नीलाल आ पहुँचे, परंतु उनके चेहरे का रंग उड़ा था। लाला से उसकी आंख ऊंची नहीं होती थी। प्रथम तो उसकी सलाह में मदन मोहन का काम बिगाड़ा, दूसरी उसकी कृतज्ञता पर ब्रजकिशोर ने उसके साथ ऐसा उपकार किया। इसीलिए वह संकोच के मारे धरती में समाया जाता था। तुम इतने क्यों लजाते हो? मैं तुमसे जरा भी अप्रसन्न नहीं हूँ, बल्कि किसी बात में जो मुझको अपनी ही भूल मालूम होती है। मैं लाला मदन मोहन की हर एक बात में हद से ज़्यादा जिद करने लगता था, परंतु मेरी ही जिद अनुचित थी। हर एक मनुष्य अपने विचार में आप धनी है। मैं चाहता हूँ कि आगे की ऐसी सूरत ना हो और हम सब एक चित होकर रहें। परंतु मुझे तुमको इस समय इस सलाह के लिए नहीं बुलाया था। इस विषय में जब तुम्हारी तरफ से चाहना मालूम होगी देखा जाएगा। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, इस समय तो मुझको तुमसे हीरालाल की नौकरी बाबत सलाह करनी है। यह तुम दिन में खाली है और मुझको अपने यहाँ इस समय एक मुहर्रिम की ज़रूरत मालूम होती है। तुम कहो तो इसे रख लूँ? इसमें मुझसे क्या पूछते हैं आप? इसके आप मालिक हैं। मुंशी चुन्नीलाल कहने लगा, मेरी तो इतनी ही प्रार्थना है, आप मेरी मूर्खता पर दृष्टि ना करें, अपने बड़कपन पर विचार रखें। पहली बातों को याद करने से मुझको अत्यंत लज्जा आती है। आपसे इस समय लाला हीरालाल की नौकरी रखकर मुझे मौत कर दिया। मैं तुमको लज्जित करने के लिए यह बात नहीं कहता। मैंने अपने मन का निज भाव तुमको इसलिए समझा दिया कि तुम मुझे अपना शत्रु ना समझो। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, हिंदुस्तान का सत्यानाश की जड़ प्रारंभ से ही यही फूट है। इसी के कारण कौरव पांडवों का घोर युद्ध हुआ। इसी के कारण नंद वंश की जड़ उखड़ी। पृथ्वीराज और जयचंद की फूट से हिंदुस्तान में मुसलमानों की राज आया और मुसलमानों का राज भी अंत में इसी फूट के कारण गया। 100-125 बरस को लेकर अब तक हिंदुस्तान में कुछ ऐसी अप्रबंध फूट और स्वेच्छाचार की हवा चली कि बहुधा लोग आपस में कट मरे। साहू जी ने ईस्ट इंडियन कंपनी की देवी कोठों के किला को जिला देकर उसके अपने द्वारा भाई प्रताप सिंह की तिजोर का राज छीन लिया। बंगाल के सूबेदार सराजुहिदोलो ने अधिकार छीनने के लिए उसे बख्शी मीर जाफर का दीवान राय दुलफल आदि की कंपनियों को दक्षिण कल्पी तक की जिम्मेवारियों 1 करोड़ रुपया नकद और कलकत्ते में अंग्रेजों का 50 लाख फौज और को 50 लाख और लोगों को 50 लाख अनुमान देने किए। जब मीर जाफर सूबेदार हुआ तब उसे अधिकार छीने तो उसके जवाई कासम अली खां की कंपनी में बर्दवान मुदीनीपुर चटगांव के जिले 5 लाख रुपये नकद और किरोसिन वालों को 20 लाख रुपये देने किए। जब कासम अली खां सूबेदार हो गया और महसूल बाबत उसका कंपनी में बिगड़ा हुआ, तब मीर जाफर ने कंपनी के 30 लाख रुपये नकद और 12,000 सवार और 12,000 पैदलों का खर्च देकर फिर अपना अधिकार जमा लिया। उधर अवध में सूबेदार सुजाऊ छोला कंपनी के 40 लाख रुपए नकद और लड़ाई का खर्च देना करने की फौज रुपेली पर चढ़ा ले गया। दक्खन की बालाजी राव पेशवा को मरते ही पेशवाओं को घराने में फूट पड़ी, 2 थूक हो गए। अब तक का पंजाब बच रहा था।
रंजीत सिंह की उन्नति होती जाती थी, परंतु रंजीत सिंह के मरते ही वहाँ फूट ने ऐसे पांव फैलाए कि पलके के झगड़ों की मात कर दिया। राजा ध्यान सिंह मंत्री और उसके बेटे हीरा सिंह आदि को सर्वप्रथा लहना सिंह और अजीत सिंह, सिंधा वालों को छल अर्थात कुंवर शेर सिंह और राजा ध्यान सिंह के जी में एक दूसरे की तरफ से संदेह डालकर विरोध बढ़ाना और अंत में दोनों का प्राण लेना। राजकुमार खड़ग सिंह उसका बेटा नौनिहाल सिंह, राजकुमार शेर सिंह उसका बेटा प्रताप सिंह आदि को अनसमझी से आपस में ही यह कट्टम कट्टा हुई कि 5 बरस के भीतर भीतर उसके वंश में सिवाय दिलीप सिंह नामी एक बालक का के कोई ना रहा और उसका राज भी कंपनी का राज में मिल गया। किसी ने सच कहा है, अल्प सार हो बहुत मिल करे बड़ो सो जोर, जयो गज के बंधन करे तिरछी निर्मित डोर। इसीलिए मैं आपस में फूट की सर्वदा अच्छा नहीं समझता। तुम मेरे पास से गए थे, इसीलिए मुझको तुम्हारे कामों की विशेष दृष्टि रखनी पड़ती थी, परंतु तुम अपने जी में कुछ और ही समझते रहे। खैर, अब इन बातों की चर्चा करने से क्या लाभ है। आप यह क्या कहते हो, आप मेरे बड़े हैं, मैं अपना बर्ताव और तरह कैसे समझ सकता था। चुन्नी लाल कहने लगा, आपने बचपन में मेरा पालन किया, मुझको पढ़ा लिखा कर आदमी बनाया, इससे बढ़ के कोई क्या उपकार करेगा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपने मुझसे जो कुछ भला भुला कहा मेरी भलाई के लिए कहा। क्या मैं इतने भी नहीं जानता कि दंगा करने में माँ अपने बालक को ही मारती है, दूसरे को कुछ नहीं कहती। यदि आपको अपने प्रतिपालन की चिंता मन से ना होती तो ऐसी कठिन समय में लाला हीरा लाल का घर में बुलाकर क्यों नौकर रखते हैं। भाई, अब तो तुमने वही खुशामद की लच्छेदार बातें छेड़ दी। लाला ब्रजकिशोर ने हंसकर कहा, आपके मन में मेरी तरफ से संदेह हो रहा था, इससे आपका ऐसा भयस्ता होगा, परंतु इससे कौन सी बात आपको खुशामद की मालूम हुई। मनुस्मृति में कहा है, आकृति, चेष्टा, भाव, गति, वचन, रीति, अनुमान, नैन सैन, मुख्य रीति, लग मन की रुचि पहचान। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, तुम कहते हो कि आपने जो कुछ भला बोला कहा मेरी भलाई के लिए कहा, परंतु उस समय तुम ये सर्वत्र नहीं जानते थे। तुम्हारे कामों से यह स्पष्ट जाना जाता था कि तुम मेरी बातों से अप्रसन्न हो, और तुम्हारा अप्रसन्न होना अनुचित था ना था, क्योंकि मेरी बातों में तुम्हारा नुकसान होता था। मुझको इस बात के पीछे विचार आया। मुझको इस समय इन बातों को जताने की जरूरत ना थी, परंतु मैंने इसीलिए जताई कि मैं भी सच झूठ को पहचानता हूँ। सच्चाई बिना कुछ मुझे में सफाई ना होगी। आपकी मेरी सफाई क्या, सफाई की बिगाड़ बराबर वालों को हुआ करता है। आप तो मेरे प्रतिपालक हैं, आपकी बराबरी मैं कैसे कर सकता हूँ। मुंशी चुन्नीलाल ने गंभीरता से कहा, यह तो बहानेबाजी की बात है। सफाई में दंग और ही हुआ करते हैं। मुझको तुम्हारा सब भेद मालूम है, परंतु तुमने अब तक कौन सी बात खोल के कही। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, मैं पूछता हूँ कि तुम मदन मोहन के यहाँ के सिवा तनख्वाह के कुछ और नहीं लिया, और तुम्हारे पास 8,000 रुपये कहाँ से आ गए। मिस्टर ब्राइड इत्यादि से तुम जो कमीशन लेते हो, उसका हाल में उसके मुख से मैं सुन चुका हूँ। तुम्हारी और शंभू दयाल की हिस्सा पत्ती के हाल मुझे अच्छी तरह मालूम है। हरकिशोर ने निहाल चंद गली गली में तुम्हारी धूल उड़ाते फिरते हैं। मैं नहीं जानता कि जब इसकी चर्चा अदालत तक पहुंचेगी तुम्हारे लिए क्या परिणाम होगा। मैंने केवल तुमसे सलाह लेने के लिए यह चर्चा छेड़ी थी, परंतु तुम इससे छिपाने के लिए मैं अपनी सब अक्लमंदी खर्च करने लगे। तुम मुझको पूछने से क्या प्रयोजन है। जो कुछ होना होगा समय पर अपने आप हो रहेगा। आप क्रोध ना करें। मैंने हर काम को आप अपना मालिक का प्रतिपालक समझ रखा है। मेरी भूल क्षमा करें और मुझको इस समय से अपना सच्चा सेवक समझते रहें। मुंशी चुन्नीलाल ने कुछ डर कर कहा, आप जानते हैं कि कुंबे का बड़ा खर्च है। इसके वास्ते मनुष्य को 1000 तरह के झूठ सच बोलने पड़ते हैं। विंद उधर भरन के करने प्राणी करत इलाज, न बाँचे नाचे रन भीजे रच काज अकाज।
संसार की यही रीति है। प्रसंग रत्नावली में लिखा है, ज्ञान बुद्धि तर्क बुद्धि अरूप बयान के बुद्धि सुजान, धनवान के द्वार को से विपरीत सम्मान। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, तुमको मेरी एकाएक राय पलटने का आश्चर्य होगा, परंतु आश्चर्य ना करो। जिस तरह शतरंज के एक चाल में चलने की बाजी का नक्शा पलटता जाता है, उसी तरह संसार में हर एक बात का काम काज की रीति बदलती रहती है। जब अब तक यह समझता था कि मुझको मदन मोहन से अवश्य इंसाफ मिलेगी, परंतु यह समय निकल गया। अब मैं फ़ायदा उठाऊं या ना उठाऊं, मदन मोहन का फ़ायदा पहुंचाना सहज नहीं। मेरा हाल तुम अच्छी तरह जानते हो। मैं केवल अपनी हिम्मत के सहारे यह सब तरह का दुख झेल रहा हूँ, परंतु मेरे कर्तव्य काम मुझको जरा भी नहीं उमड़ने देते। कहते हैं कि अत्यंत विपत्ति काल में महर्षि विश्वामित्र ने भी चंडाल के घर में कुत्ते का मांस चुराया था। फिर मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ बुद्धि काम नहीं करती। समय बीते पीछे आप इन बातों को याद करते हैं। अब तो जो होना था हो चुका। यदि आप पहले इन बातों का विचार किया करते तो केवल आपको ही नहीं, आपके कारण हम लोगों को भी बहुत कुछ फ़ायदा हो जाता। तुम अपने फ़ायदे के लिए वृथा खेद करते हो। लाला ब्रजकिशोर ने हंसकर जवाब दिया। अलबत्ता मदन मोहन ने साफ जवाब पाए बिना कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझको प्रतिज्ञा भंग करना मंजूर न था। क्या तुमको मेरी तरफ से अब तक कुछ संदेह है? नहीं जी नहीं, आपकी तरफ का तो मुझे कुछ संदेह नहीं है, परंतु इतना ही विचार है कि खल में से तेल आप किस तरह निकालेंगे। मुंशी चुन्नीलाल ने जी में संदेह करके कहा, इसकी चिंता नहीं, ऐसे काम के लिए लोग इस समय बहुत अच्छा समझते हैं। बहुत अच्छा, अब मैं चाहता हूँ। परंतु मुंशी चुन्नीलाल कहते कहते रुक गया। परंतु क्या? स्पष्ट कहो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में संदेह अब तक नहीं किया। तुम्हारी 1000 बार राजी हो तो तुम्हारी सफाई करो, नहीं तो ना करो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा। मेरा कौन सा काम अटक रहा है? तुम अपना नफ़ा नुकसान आप समझ सकते हो। आप अप्रसन्न ना हो, मुझको आप पर पूरा भरोसा है। मैं इस कठिन समय में केवल आप पर ही अपने विस्तार का आधार समझता हूँ। मेरी लायकी नालायकी मेरे कामों में आपको मालूम हो जाएगी, परंतु मेरी इतनी ही विनती है कि आप भी जरा नरम ही रहें। इसकी बात को मैं बढ़ावा देकर इनसे सब तरह के काम ले सकते हैं, परंतु इन पर एतराज़ करने पर क्या चिढ़ जाते हैं। कल के झगड़े के कारण आज की तगाजों की संदेह इनको आप पर हुआ है, परंतु अब मैं जाते ही मिटा दूंगा। मुंशी चुन्नीलाल ने बात पलट कर कहा और उठकर जाने लगा। तुम क्या चाहोगी कि सफाई होनी कौन कठिन है? बिंद प्रेरक ही की होत है, कागज से निधान, चले धनुष हुना चले, बिना चलाए बाण। सुजान पीछ पर दोनों को, हरत कलह रसपूर, करत देहरी दीप जो, घर आंगन तम दूर। यह कहकर लाला ब्रजकिशोर ने चुन्नीलाल को रुखसत किया। चुन्नीलाल के चित्त पर ब्रजकिशोर के कहन और हीरालाल की नौकरी से बड़ा असर हुआ था, परंतु अब तक ब्रजकिशोर की तरफ से उसकी मन पूरा साफ था। यह बातें ब्रजकिशोर के स्वभाव में इतनी उल्टी थी कि ब्रजकिशोर के इतने समझाने पर भी चुन्नीलाल का मन न भरा। वह संदेह के झोले में छोटे खा रहा था और बड़ा विचार करके उसमें से युक्ति सूझी थी कि कुछ दिन दोनों को दम में रखूं, ब्रजकिशोर को मदन मोहन की सफाई की उम्मीद पर ललचाता रहूं और इस काम में कठिनाई दिखा दिखा कर अपना उपकार जताता रहूं। मदन मोहन को अदालत के मुकदमे में ब्रजकिशोर से मदद लेने की पट्टी पढ़ाऊं, पर बेपरवाही जताने के बहाने से दोनों में परस्पर काम की बात खुलकर न होने दूं, जिसमें दोनों की मिलाप होता रहे। उसके चित्त को ध्येय मिलाने के लिए सफाई का सार शिष्टाचार की बातें दिन दिन बढ़ती जाए, परंतु चित्त की सफाई न होते पाए और दोनों की कुंजी मेरे हाथ रहे। ब्रजकिशोर चुन्नीलाल का मुख्य चर्चा से उसके मन में धुदुक
पहचानता था, इसलिए उसके जाति पार हीरालाल को भेजने का ताकीज कर दी थी। वह जानता था कि हीरालाल बेरोजगारी से तंग है। वह अपने स्वार्थ से चुन्नीलाल की सच्ची सफाई के लिए विवश करेगा और उसकी जीत के आगे चुन्नीलाल को कुछ न चलेगी। निदान ऐसा ही हुआ। हीरालाल ने ब्रजकिशोर को सावधानी दिखाकर चुन्नीलाल को बनावट के विचार से अलग रखा। ब्रजकिशोर की प्रामाणिकता दिखाकर उसे ब्रजकिशोर की सफाई रखने के वास्ते पक्का किया। मदन मोहन के काम बिगाड़ने की सूरत बताकर आगे को ब्रजकिशोर का ठिकाना बनाने का सलाह दी और समझाकर कहा कि एक ठिकाने पर बैठे हुए 10 ठिकाने हाथ आ सकते हैं। जैसे एक दिया जलता हो तो उससे 10 दिए जल सकते हैं, परंतु जब यह ठिकाना जाता रहेगा तो कहीं ठिकाना ना लगेगा। अदालत में मदन मोहन पर नालिश होने से चुन्नीलाल के भेद खुलने का भय दिखाया और अंत में ब्रजकिशोर से चुन्नीलाल की सच्ची सफाई ना की तो हीरालाल की चोरी साबित करने की धमकी दी और इन बातों से परवश होकर चुन्नीलाल को ब्रजकिशोर के से मन की सफाई करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा करनी पड़ी। परंतु आज ब्रजकिशोर की वही सफाई और सच्चाई कहाँ है? हरकिशोर का कहना इस समय क्या झूठ है? इसके आचरण में इसको धर्मात्मा कौन बता सकता है? और जब ऐसे खत्ल मनुष्य के अंत में यह भेद खुला तो संसार में धर्मात्मा किसको कह सकते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह और वे कौन रोक सकता है? परंतु ठहरो, जिस जीवन में जहरी बर्ताव से हम इतना धोखा खा गए हैं कि सवेरे तक इसको मदन मोहन का सच्चा मित्र समझते रहें, हर जगह इसकी सावधानी, योग्यता, चित्त की सफाई और धर्म प्रवृत्ति की बड़ाई करते रहें, उसके चित्त में और कितनी बातें गुप्त होगी, यह बात सिवाय परमेश्वर के और कौन जान सकता है। और निश्चित जाने बिना हम लोग को पक्की राय लगाने का क्या अधिकार है। इसी के साथ हमारा प्रकरण 28 समाप्त होता है। अगले प्रकरण में हम लोग देखेंगे 29। तो चलिए इसी के साथ करते हैं 28 प्रकरण को समाप्त, लेते हैं आप लोगों से विदा। यदि आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमारे वाचन में कहाँ कमी है। इसी के साथ मैं अपना वाणी को भी विराम करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड प्रकरण 29 लेकर।